वेलकम बैक स्टूडेंट। आप सभी का एक्सेलेंस एजुकेशन में स्वागत है। आज फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी स्थिति में। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था लेक्चर नंबर 6 में कि अक्षीय स्थिति में जो हमारा फॉर्मूला बन के आ रहा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वो रहा था 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट 2p बटे r3। ये आपने देखा था कि अक्षीय स्थिति में ये फॉर्मूला आता है। और हम लोग आज देखेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में देखेंगे आज हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति में क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस कारण से? विद्युत द्विध्रुव के कारण से। जो स्टूडेंट मेरा ये लेक्चर को नहीं देखे हैं, पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, उसको ज़रूर देख ले, तभी ये समझ में आएगा कि निरक्षीय स्थिति में क्या चीज़ होता है और क्या कर रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। किस कारण से निकाल रहे हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण से निकाल रहे हैं, राइट। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग देखेंगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या? इसके लिए आपको सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव चाहिए। क्या चाहिए? विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव चाहिए, और इसके लिए आपको सबसे आज 11th का जो पोर्शन है वो घटक बताएंगे, सदिशों का घटक। हम लोग 11th क्लास का टॉपिक यहाँ पर छेड़ रहे हैं। हम लोग 11th क्लास का जो फिजिक्स का टॉपिक है वो छेड़ रहे हैं घटक, सदिशों का। वो जब तक नहीं बताएंगे नहीं समझ में आएगा। सदिशों का घटक, 11th क्लास का सदिशों का घटक। तो कोई सदिश होता है, ठीक है ना, और कोई सदिश है एक्स अक्ष के साथ अगर थीटा कोण बना रहा है। मान के चलो ये सदिश ए है और वो एक्स अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा है। तो ये इसका दो घटक होता है जी, एक एक्स अक्ष का होता है और एक वाई अक्ष का होता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का घटक होता है। तो एक्स अक्ष का घटक क्या होता है? देखिए, जो एक्स एक्सिस में है, और वाई अक्ष का घटक क्या होता है? जो वाई एक्सिस में है। तो एक्स अक्ष का घटक निकालने के हम लोग समकोण त्रिभुज में चलते हैं और लिखते हैं क्या लिखते हैं? समकोण त्रिभुज में थीटा का जो टर्म होता है आधार और लंब के संदर्भ में, वो क्या होता है? कर्ण और लंब के संदर्भ में और कर्ण और आधार के संबंध में। तो आप देखोगे क्या कि अगर आप लिखना चाहोगे साइन थीटा, क्या लिखना चाहोगे? साइन थीटा। एक लिखना चाहोगे कोस थीटा। तो साइन थीटा बराबर मान के चलो ये नाम देते हैं OAB या OPQ। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा। तो कोस थीटा कोई पूछेगा तो बोलिएगा क्या? आधार बटे कर्ण। तो आधार OP और कर्ण हो जाएगा OQ। तो आप बोल सकते हो कि OP तो OP रहने दिया जाए, लेकिन OQ पता है A क्या है? A। तो आप बोलिएगा OP क्या निकलेगा? A cos थीटा। A cos। तो ये घटक हो गया, एक्स अक्ष का घटक क्या हो गया? A cos थीटा एक्स अक्ष का घटक हो गया किसी सदिश का। और वाई अक्ष का घटक क्या हो जाएगा? यहाँ से निकालिएगा तो आएगा क्या? QP बटे A। तो इससे अगर कोई पूछेगा क्या आपको QP बताइए, तो QP क्या बोलेगा? A साइन थीटा। तो QP जो होगा इसके समानांतर है वाई अक्ष के, तो इसलिए जो ये होगा ये भी वही होगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इसको A साइन थीटा। तो आपने देखा कि दो घटक होता है, एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का लंबवत घटक होता है दो। एक होता है A cos थीटा और एक A साइन थीटा। तो कैसे टूटा ये याद रखना, यही आपका यूज होगा निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में इसका यूज हो रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं याद करने के लिए, कोस अगर रहेगा तो थीटा सटा हुआ है ना कोस के साथ, तो बोलेंगे सट्टा कोस और छुट्टा साइन। साइन देख रहे हो ना, अलग है। साइन जो छुटल रहेगा थीटा के साथ उस साइन में चला देना, और जो सटल रहेगा एक्स अक्ष के साथ वो कोस में चला देना। बस मतलब ट्रिक बता रहे हैं इस तरह का, और कोई किताब उताब में कहीं जिक्र नहीं है कि सट्टा कोस छुट्टा साइन कुछ होता है, ठीक है ना। सट्टा कोस
छुट्टा साइन। तो यही हम लोग इस्तेमाल करेंगे निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में। ये 11 का पोर्शन था, थोड़ा सा बता दिया, जिक्र कर दिया। तो मान के चलते हमारे पास ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि ए बी एक, हाँ माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत हाँ द्विध्रुव है, जिसका आघूर्ण क्या होगा, P बराबर 2QL, समीकरण फर्स्ट। समझे बात को, आघूर्ण होगा ना, मान के चलते हैं यहाँ प्लस Q है, यहाँ माइनस Q है। तो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है ना। इसके मध्य बिंदु के निरक्षीय स्थिति है ना, निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु से निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P मान के चलते हैं, बिंदु P मान के चलते हैं, बिंदु P तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात है, ठीक है ना, ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम लोग को बिंदु P पर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ज्ञात करना होगा तो बिंदु P पर ज्ञात करने के लिए आपको पता है अभी कि A से P को मिलाइए, A से P को मिलाना है और P से B को मिलाना है, ठीक है ना। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा देखेंगे। बिंदु P पर किस कारण से किधर होगा और Q पर किस कारण से क्या होगा। देखिए बिंदु P पर प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, बाहर की ओर काम करता है, क्योंकि धनावेश से प्रारंभ होता है, ऋण आवेश पर खत्म होता है। तो प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर क्या होगा, ये चाहेगा कि हम इस डायरेक्शन में जाएं, नहीं ये इस डायरेक्शन में काम करेगा। तो मान के चलना है E1, अगर ये कोण थीटा है, क्या है, थीटा है, तो ये भी कोण क्या होगा, थीटा ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम होगा, दोनों सेम होगा। और माइनस Q आवेश के कारण क्या होगा, अंदर की ओर, क्या होगा, अंदर की ओर होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, अंदर की ओर, अंदर की ओर। तो क्या हो गया, ये E2 मान के चला। तो अब आप बोलिए कि E1 किसके कारण से है, प्लस Q आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और E2 किस कारण से है, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोनों का दिशा अलग अलग है, तो परिणामी निकलेगा ना कुछ, है ना, परिणामी। अब ध्यान से देखिएगा, हम लोग इसको पढ़ें किस लिए, यही दिन देखने के लिए ना, यही दिन देखने के लिए कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। देखिए यहाँ दो सदिश है, यहाँ एक इस डायरेक्शन में है और एक इस डायरेक्शन में, E1 और E2 दो सदिश है ना बिंदु P पर। अब इस पर क्या करना है आपको इसको अक्ष पर डाल देना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर डाल देना है। तो एक्स एक्सिस और एक्सिस और वाई एक्सिस डाल दिया, तो डाला, ये एक्स है, एक्स डैश, वाई और ये वाई डैश। आप बताइए वैसे इसमें करना है, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। ये एक्स एक्सिस है ना और ये वाई है, क्या है, समझे, वाई एक्सिस है, क्या समझे। अब ध्यान से देखिएगा, ये अगर कोण थीटा है, ये इसके समानांतर है रेखा, तो ये भी क्या होगा, संगत कोण में ये भी थीटा, और ये भी एकांतर कोण से भी थीटा, क्लियर। ये थीटा है तो ये भी थीटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, मतलब सब कोण बराबर है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये थीटा ये भी थीटा। तो आप देखिए इसका घटक तोड़ना है तो क्या होगा, वाई एक्सिस में होगा एगो और एक एक्स एक्सिस में होगा, जैसे भी तोड़ा था देखिए, इसका घटक तो एक इधर नहीं, वैसे ही तो इसका घटक तोड़ेंगे तो E1 का तो हो गया क्या, बताइए, E1 cos थीटा, क्लियर। इसका सिर्फ, और वाई एक्सिस में क्या होगा, E1 sin थीटा, क्लियर। और इसका जब घटक तोड़ेंगे, किसका, ये इसका E2 का, किसका, E2 का, तो E2 का भी वही कहानी, ये कौन कितना है, तो थीटा है, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, E2 cos थीटा, और ये जगह E2 sin थीटा। तो दोनों का दिखे एक ही दिशा में दो सदिश आ गया, E1 और E2 बोला, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, दोनों एक ही दिशा में आ गया। और ये दोनों क्या होगा,
अलग, विपरीत हो गया। क्या हो गया? विपरीत। तो विपरीत में क्या होगा? दोनों का मान खत्म हो जाएगा, दोनों का मान खत्म हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर, इसलिए हम फिगर वहाँ पर बनाया ताकि फिगर क्या होता है, गंदा हो जाता है यहाँ बार बार करने से। हम बस फाइनल यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है? क्या समझे? समझ में आया ना ये कैसे हुआ? तो E1 इसको लिखेंगे E1 cos थीटा इसके लिए, और इसका हो जाएगा E1, ये सब चीज़ को एकदम अच्छा से समझ लेना है, साइन थीटा। अब नहीं समझ में आया तो कभी नहीं आएगा। और इसके लिए हो जाएगा E2 cos थीटा, और ये हो जाएगा हाँ E2 साइन थीटा। तो ये दोनों क्या होगा? विपरीत है। क्या है? तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और परिमाण में भी समान रहता है ये दोनों, लेकिन क्यों होता है वो आगे हम लोग देख लेंगे। अभी इसको कट कर देते हैं ऐसे। देखिए ये इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों खत्म हो गया, दोनों खत्म हो गया। तो मेन रूप से आपका परिणामी ये दोनों ऐड होगा, दोनों ऐड होगा, जुड़ जाएगा। क्योंकि दिशा एक ही होता है, दो सदिश का दिशा अगर एक ही हो ना तो परिणामी जुड़ जाता है, और दो सदिश का अगर दिशा विपरीत हो तो परिणामी घट जाता है, दोनों परिणामी घट जाता है। जिस कारण से ये घटने से क्या होता है? जीरो हो जाता है। क्या होता है? जो इफेक्टिव वैल्यू होता है हमारा E1 cos थीटा और E2 cos थीटा होता है, ठीक है ना? तो हम यहाँ से चलेंगे, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? ध्यान से सुनिएगा। फिगर समझ में आया ना, है ना? तो लिखना है कि क्या लिखना है कि बिंदु P पर E1 के कारण E1 एवं डायरेक्ट लिखेंगे E2 के कारण घटक, है ना? घटक क्रमशः तो अब क्रमशः हो गया, मतलब E1 का घटक। तो एक्स अक्ष का देखेंगे, क्या देखेंगे? एक्स अक्ष का क्या हो जाएगा? एक्स अक्ष का, एक्स अक्ष का E1 का क्या हो जाएगा? E1 cos थीटा, और क्रमशः जब बोल रहे हैं तो E2 cos थीटा। और समझ में आ रहा है ना? Y अक्ष का क्या हो जाएगा? E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा। क्लियर है ना? क्या समझे बात को? इस तरह से आप ये भी ध्यान देना कि बिंदु P से O का जो दूरी होगा R होगा, जैसे उसमें देख रहे थे अक्षीय स्थिति में देखे थे ना, R लेते थे, R होता था ना। ये भी क्या होता था ना उसमें कि ये बिंदु यहाँ ना करके उठा के अब यहाँ कर दिए हम। पहले उसमें होता था कि यहाँ, तो यहाँ से दूरी लेते थे R, तो यहाँ वही बिंदु उठ करके निरक्षीय में चला गया, निरक्षीय में चला गया। तो चला गया है तो क्या होगा? दूरी है R मान के चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? R। ये क्या है? L। ये क्या है? L। क्लियर है? टोटल 2L दूरी है। तो आपको बताना है समकोण त्रिभुज में ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट कर्ण जो होगा R² प्लस L², है ना? R² प्लस L²। वही कहानी इसमें भी होगा, √R² प्लस L²। ये समझ में आया कैसे हुआ? तो हमको क्या लिखना पड़ेगा समकोण त्रिभुज में चल के? नहीं, हमको फिगर में दिख रहा है, करने की जरूरत नहीं। मैथमेटिकल कितना करोगे? हमको फिजिक्स समझना है ना, क्या करना है नहीं करना है हम लोग समझ लिए हैं, है कि नहीं? समकोण त्रिभुज में चल करके आपने कर्म को निकाल लिया, वही दूरी हो गया, वही दूरी हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर किसका? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा। बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा बताना? इसका ऐड हो जाएगा, एक ही दिशा में, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और ये भी होगा, वो भी लिखेंगे लेकिन कट जाएगा वो, देखिए क्यों? परिणामी है में विपरीत हो जाएगा, हम लोग लिख देंगे। देखिए E1 साइन थीटा तो माइनस हो जाएगा E2, समझे बात को? आप बोलोगे सर अभी भी कैसे कट सकता है? ऐसे होता तो
तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, E1 किसके कारण से, देखो E1 ऊपर की ओर काम कर रहा है, तो इसका दूरी क्या हो जाएगा, ये दोनों के लिए दूरी सेम ही रहेगा, E2 के लिए भी और E1 के लिए। देखिए E1 का दूरी ये है, E2 का भी दूरी यही ना होगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। E1 के बताओ 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q/R स्क्वायर, तो R दूरी तो वही होगा R² प्लस L² का अंडर रूट, और साथ संगे संग cos थीटा। समझे इस चीज़ को, नहीं समझ में आया? नहीं, देखिए E1 है ना, तो E1 का ई डायरेक्शन में तो दूरी कितना है, का अंडर रूट, तो दूरी हो गया तो वही का होल स्क्वायर देंगे जी, होल स्क्वायर पड़ा ना, होल स्क्वायर पड़ा, चूँकि हम जानते हैं कि 1/4 पाई Q/R² होता है। तो पूरा R का जो मान है दूरी कितना है, टोटल है ना, क्या है टोटल है, तो टोटल दे दिया। फिर प्लस इसका लिखेंगे, E2 का भी वही कहानी होगा, दूरी सेम टू सेम होगा 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q/R² प्लस L² का अंडर रूट, है ना, का होल स्क्वायर। फिर प्लस इसका लिखेंगे, हम इधर नहीं चल रहे हैं, जैसे बाद में कॉपी कर लेना। E1 का भी वही कहानी होगा, तो देखिए क्या होगा, E1 का मतलब वही हुआ 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q/√R² प्लस L² का होल स्क्वायर और इंटू साइन थीटा, क्लियर। माइनस फिर देंगे तो 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q/R² प्लस L² का रूट का होल स्क्वायर इंटू साइन। देखो ये दोनों सेम था ना, दिख रहा है ना सेम। अब वहाँ ये काट दिए पहले, तो आप बोलते कैसे कट गया, है कि ना, E1 E2 अलग अलग लग रहा था, अब तो यहाँ पर सेम लग रहा है देखने में, तो इसको काट देते हैं। है ना, कट गया, दोनों क्या हो गया, कट गया। अब दोनों देखा सेम है, जुड़ जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस तरह से E है, E बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q/² में रूट खत्म, तो R² प्लस L² इंटू cos थीटा। समझ में आया ये, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा रफ करेंगे, cos थीटा हमको बदलना है लंब और आधार और कर्ण और लंब जो भी है उसके संदर्भ में। तो cos थीटा के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा, ये cos थीटा थीटा है ना, तो cos थीटा के लिए आपको कर्ण और आधार का संबंध चलना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए समकोण त्रिभुज किसी भी चल सकते हैं, समकोण, हाँ समकोण त्रिभुज किसी में भी चल सकते हो, इसमें चलो चाहे इसमें चलो, APO में इसमें चलना होगा। और इससे आपको क्या करना होगा, cos थीटा निकालना होगा। cos थीटा बराबर आप जान रहे हो आधार बटे, तो L बटे क्या हो जाएगा √R² प्लस, राइट। तो ये आपका यहाँ पर पुटअप कर देना, क्लियर। तो E बराबर आपका आ रहा है 2 इंटू 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q/R² प्लस L² इंटू में L/R² प्लस L² का रूट अंडर। स्क्वायर रूट का मतलब आधा होता है, पावर क्या होता है, आधा। इसका पावर कितना है पूरे पर 1, तो आधा और 1 मिला के क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1.5 का मतलब 3/2, 3/2। तो E बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट Q/R² प्लस L² पर पावर क्या लिख सकते हैं 3/। कोई डाउट यहाँ पर नहीं ना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर है ये। और L छूट गया क्या, L है ना, L इंटू L। अब देखिए 2QL, समीकरण फर्स्ट में 2QL था, 2QL P होता है, क्या होता है, P होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अब यहाँ तक रहने दीजिए, स्टॉप करते हैं, तो मतलब लिखने के बाद। तो इस प्रकार से यहाँ तक आपने देखा कि E बराबर 2 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट QL/R² प्लस L² पर पावर 3/2 आया। अब इसको सॉल्व करना है, और सॉल्व करना बहुत ही आसान है। इसको मिटाते हैं।
इतना में हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो रिजल्ट आया E बराबर 2QL क्लियर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट 1/r² प्लस L² पावर 3/2 आया। इसको P लिख सकते हैं जो कि हम लोग पहले जानते हैं, तो 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट P बटे, और एक चीज़ और बता देते हैं, आप जानते ही हो L बहुत ही छोटा है किसके तुलना में, क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि L² इज वेरी वेरी मच 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 लेस देन R², बहुत छोटा है ना। तो L को हटाया जा सकता है, L को हटाया जा सकता है, L² को हटाया जा सकता है। बोले थे ना समुद्र से एक गिलास पानी निकाल दो या डाल दो कोई फर्क नहीं पड़ा, वही L है वह, ठीक है ना। इसलिए E बराबर 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट P बटे R² हो गया पावर 3/2, 2 कट गया, तो E इक्वल टू आपका आ गया 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट P बटे R³। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। देखिए दोनों में सिमिलैरिटी क्या है, दोनों में समानता क्या है, सेम है, सिर्फ यहाँ दुगना है वह और ये दुगना नहीं है, 1 गुना है। तो एग्जाम में पूछता है प्रश्न कि विद्युत दुर्ध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में उसके तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है, तो दो सब कुछ तो कटिए जाएगा, सिर्फ 1:2 बच जाएगा, 1:2। तो हम लोग यहाँ पर ये क्वेश्चन से वाकिफ़ होंगे। और आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड में या कोई भी बोर्ड हो, CBSE बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, सब में ये क्वेश्चन रहता है। क्या कहता है कि विद्युत दुर्ध्रुव क्या है, इसके कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कभी बोलेगा इसके कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, कभी कहेगा किसी भी स्थिति में, तो किसी भी स्थिति में देख लेते हैं। तो इसका अब एक क्वेश्चन बनता है सामने। क्वेश्चन क्या बनता है, समझ में आया आपको, ये सब समझ में आ गया। फिगर को समझने में कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये फिगर समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आता है तो एक बार बोल देना है। तो इस पर एक क्वेश्चन आता है, दोनों का अनुपात, दोनों का अनुपात आता है। दोनों का अनुपात से क्वेश्चन कैसे पूछता है वो देखिए, नोट करके कर लेते हैं, नोट करके। अक्षीय है ना एवं निरक्षीय स्थिति में तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात क्या होता है, 2:1, 2:1 होगा। कैसे, सिंपल है, मान के चलते हैं अक्षीय वाला हम क्या है, E1 है, क्या है E1, और निरक्षीय वाला का क्या है E2, मान के चलते हैं। तो E1 बटे E2, तो E1 बराबर क्या होता है 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट 2P बटे R³, क्लियर। इसका होता है 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट P बटे R³। तो ये सब कट गया, सब कट गया, सब कट गया, सिर्फ 2 और 1 बचा। क्या बचा 2/1, मतलब E1 अनुपात E2 बराबर 2:1। कभी कभी E2 अनुपात E1 पूछेगा तो 1:2। जो करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा टॉपिक है किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में तो किसी भी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है विद्युत दुर्ध्रुव के कारण। तो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है और दोनों का फॉर्मूला याद रखना है। निरक्षीय स्थिति में क्या किसी भी स्थिति में क्या होता है, दोनों स्थिति जो है ना अक्षीय निरक्षीय का समायोजन होता है, दोनों का समावेशन होता है, इसमें दोनों का मिला हुआ रूप है ये किसी भी स्थिति में। हाँ, इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अक्षीय स्थिति का फॉर्मूला क्या है 1/4 एब्सोल्यूट 2/R³, निरक्षीय स्थिति में 1/4 एब्सोल्यूट नॉट P/R³।
है ना, बस यही है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी भी स्थिति में निकालने का काम करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि वही माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि ए भी एक समय वही काम करना है, वही चीज़ लिखना है। माना कि ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका आघूर्ण B बराबर क्या होगा 2QL। समीकरण फर्स्ट, सेम लैंग्वेज इस्तेमाल कर देना है और लिखना है। तो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, तो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए और बी। तो यहाँ मान के चलेंगे माइनस, यहाँ प्लस भी ले सकते हैं, माइनस, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी लीजिए, प्लस यहाँ तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, ठीक है ना। और इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा O, ये दूरी L, ये भी दूरी L हो जाएगा। तो किसी भी स्थिति में बिंदु P पर मान के चलते हैं, देखो अक्षीय तो इधर हो जाता है, निरक्षीय इसके लंबा, तो यहाँ पर ले लेते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं, मान के चलते हैं यहाँ पर, है ना, मान के चलते हैं यहीं पर लेते हैं। थोड़ा सा ये जो बिंदु है ये रहा, हाँ चलिए, यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करना है बिंदु P पर। तो किसी भी स्थिति में बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जैसे हम लोग करते हैं। देखिए बिंदु P पर है, तो यहाँ से इसको क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है ना। मिलाने के बाद आपको इसको इससे नहीं मिलाना है, ना ही इसको इससे मिलाना है, ना ही आपको क्या करना है, इस डायपोल को, इस आघूर्ण को, इस विद्युत द्विध्रुव को क्या करना है, घुमाना है, निरक्षीय स्थिति में और एक बार अक्षीय स्थिति में, ठीक है ना। जब आप अक्षीय स्थिति में घुमाओगे तो आप देखोगे इसको इस तरह से घुमाना पड़ेगा, है ना, इस तरह से घुमाना पड़ेगा। आप किसी भी दिशा में क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो, किसी भी दिशा में क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस डायरेक्शन में घुमा देते हैं, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में घुमाते हैं तो बिंदु ए जो होता है क्या बन जाता है, ए डैश, क्या बन जाता है, ए डैश। ध्यान से सुनिएगा, जब इसको आप इधर कीजिएगा, घुमाइएगा, तो ये बिंदु ए जो है यहाँ पर आ जाएगा, है ना, बिंदु यहाँ ए डैश आ जाएगा, और इसको घुमाइएगा तो यहाँ पर ही आ जाएगा। क्लियर, देख लो इधर जैसे आएगा बी डैश हो गया। तो अब देखिए, जब इसको घुमाया जाता है, घुमाने से कोण कितना बन गया, थीटा, क्या बन गया, थीटा बन गया। जब घुमाया गया तो कौन स्थिति हो गया, बताओ, अक्षीय स्थिति। देख रहे हो ना ऐसा का, ए डैश बी है, डायपोल है, ओ है, दूरी कितना होगा, समझ रहे हैं ना। और यहाँ से बिंदु पे कौन सा स्थिति है, अक्षीय स्थिति। अब फिर इसको घुमाया गया इधर से, इस तरह से घुमाए कि निरक्षीय स्थिति हो जाए, मतलब कि ये 90 डिग्री हो जाए। तो इस तरह से घुमाना है कि 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए, 90 डिग्री, समकोण पर हो जाए त्रिभुज। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो है 90 डिग्री। अब आप देखिए ध्यान से, ये बिंदु A2 हो गया और ये B2। तो आप देख रहे हैं ए डैश ए बी जो विद्युत द्विध्रुव है, ये अक्षीय स्थिति है, और A2 B2 क्या है, निरक्षीय स्थिति। तो अब आप बताइए क्या होगा कि ए डैश बी डैश के कारण क्या होता है, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, परिणामी इधर ही ना हो जाता था, परिणामी इधर ही होता था, घट करके कम हो जाता था परिणामी। तो परिणामी इसी डायरेक्शन में होगा। मान के चलते हैं E1, क्या मान के चलते हैं, E1। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। तो आपने परिणामी लाया था E1 माइनस E2 घटा के लाया था, और उसका फॉर्मूला लेके आया था 1/4 पाई एब्सोल्यूट, पूरा टोटल मिला करके आया था 2p/r3, है ना, r3 आया था। तो ये जो है E1 माइनस E2 घटाने से ये इसी दिशा में उसका तीव्रता था। तो आपका जो है विद्युत द्विध्रुव के कारण आपका जो है अक्षीय स्थिति में परिणामी क्या है, E1 है, क्या है,
E1 मान के चलते हैं। और निरक्षीय स्थिति का, निरक्षीय स्थिति में देखिए इस डायरेक्शन में था, ऐसे है और इस तरह से ये गया हुआ है, तो आप इस तरह से इसको मिलाओगे, देखो कल्पना करो कि मिल रहा है, तो ये कैसा स्थिति हो गया, निरक्षीय स्थिति। तो इसका परिणामी क्या इधर जाएगा, चूँकि ये क्या है A2 क्या माइनस क्यू है, माइनस क्यूब है, और B2 क्या है प्लस ए। तो A2 पर अगर माइनस क्यू रहेगा और B2 पर रहेगा प्लस क्यू, तो माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की अंदर की ओर होता है और इसके कारण बाहर की ओर, तो परिणामी अन्य निकलेगा, परिणामी इधर। हम लोग जो अध्ययन किए थे यहाँ प्लस था, यहाँ तो परिणामी इधर निकला था, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको परिणामी से कोई लेना देना है, किधर रहे परिणामी, नो प्रॉब्लम। तो माइनस क्यू प्लस क्यू, तो माइनस क्यू के कारण अंदर क्यू और प्लस के कारण बाहर क्यू, तो इसका परिणामी ऐसा था। तो बस हमको परिणामी देखना है, क्या देखना है, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति का और अक्षीय स्थिति का भी। तो अक्षीय स्थिति का परिणाम ई हो गया और निरक्षीय स्थिति का परिणामी इसके समानांतर लेना है। इसके जैसे हम लोग क्या देखते हैं, इसके समानांतर ले रहा था ना ये परिणामी, तो वैसे इस अक्ष के समानांतर परिणामी एकदम सेम टू सेम ऐसे करके देखिए, लग रहा है ना। ये हो गया E2, क्या हो गया E2 परिणामी। किसका है ये E2 जो है ये निरक्षीय स्थिति का है और ये अक्षीय स्थिति है। तो अक्षीय स्थिति का मान के चलते हैं क्या E1, तो E1 ना होगा, देखो R और थीटा के टर्म में ER मान के चलेंगे, क्या लेके चलेंगे ER का मतलब हुआ बस आपको यही कि अक्षीय स्थिति में, और थीटा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आप एंगल बनता था इसमें, नहीं तो थीटा के पदों में कोई दिक्कत नहीं, आप E1 E2 भी ले सकते हो, तो नो प्रॉब्लम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दोनों कितना पर है, 90 डिग्री पर, कितना पर है 90 डिग्री पर है। ये दोनों क्या है, अब देखो ध्यान से, दो अगर सदिश 90 डिग्री पर हो, क्या हो 90 डिग्री पर हो, दो सदिश यदि 90 डिग्री पर हो, तो परिणामी जो निकलता है वो कर्ण होता है, क्या होता है कर्ण होगा। मतलब कि आप देखोगे क्या 90 डिग्री पर है अगर ये, तो ये आप इसको ऐसे मिलाओगे, तो अगर ये x है और ये y है तो ये भी y होगा, तो आप देखोगे कि कर्ण हो जाएगा x² प्लस y²। क्लियर। तो आप परिणामी यहाँ से लेके चलोगे, परिणामी ये निकलेगा, परिणामी हो गया, क्या हो गया परिणामी निकल गया, ठीक है ना। क्या निकल गया ये परिणामी। तो परिणामी जो होगा वो कितना कोण बना रहा है, वो बना रहा है कितना अल्फा कोण, कितना बना रहा है अल्फा कोण मान के चलते हैं, ठीक है नहीं। अल्फा कोण क्या है, ये दिशा बताएगा कि परिणामी कितना है। तो E1 ER क्या है अक्षीय स्थिति में है ना, जिसका परिणामी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, तीव्रता ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि अक्षीय स्थिति के कारण है ना, अक्षीय स्थिति के कारण परिणामी, अक्षीय स्थिति के कारण तीव्रता लिख देते हैं ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है ER एवं निरक्षीय स्थिति के कारण तीव्रता, शॉर्टकट लिखते हैं, तीव्रता अपना लिख दीजिएगा, तीव्रता थीटा है, थीटा। इसलिए परिणामी क्या होगा, परिणामी आपका ध्यान से देखिएगा, परिणामी आपका क्या होगा, परिणामी आपका यही होगा, विचस निकालते हैं थोड़ा सा है ना, परिणामी इसका आपका ये होगा। तो परिणामी अगर थीटा तो भी थीटा, अगर ER है तो भी ER। तो किसी से भी अल्फा लेके चलना है तो परिणामी आपका निकलेगा ये वाला, ये परिणामी इसका होगा, क्या होगा E। और E जो होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार इसका स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ से परिणामी निकालना है, इसलिए परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा बताना, √ER का स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में, परिणामी यही ना होगा, परिणामी होगा ER का स्क्वायर प्लस E थीटा का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है,
ई आर का मान निकालना है। क्या निकालना है? ई आर का मान और ई थीटा का मान निकालना है, दोनों। तो ई आर का मान आपको कॉस के टर्म में निकालना है और ई थीटा का मान आपको साइन के टर्म में। यहाँ देखिए ई आर इसके संदर्भ में, अगर ये थीटा है तो उसके देखिए सटा हुआ है ना, तो उसी के संदर्भ में चलेगा। तो और ये जो है ना थीटा के टर्म में आपको कॉस थीटा में चलेगा। क्या चलेगा? ये कॉस थीटा में, और ये साइन थीटा में चलेगा परिणामी। चूँकि आप जान रहे हो कि सट्टा कॉस छुट्टा साइन, तो सट्टा कॉस छुट्टा साइन से आप देखोगे क्या हो जाएगा, ई आर निकाल लो। क्या निकाल लो? तो इक्वेशन इसको फर्स्ट कर दो। क्या कर दो? फर्स्ट। अब हम लोग चलते हैं अक्षीय स्थिति के लिए पहले, है ना। अक्षीय स्थिति में ई आर बराबर, बताओ क्या होगा, 1/4π एब्सोल्यूट नॉट 2p/r क्यू होता है। क्या होता है? आर क्यू। और क्या देना है? कॉस थीटा। क्या देना है? कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि एंगल बन रहा है अल्फा, तो उसके संदर्भ में आपको थीटा यहाँ लेके चलना है। ये हो गया समीकरण सेकेंड। और निरक्षीय में क्या हो जाएगा? निरक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में ई थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/4π एब्सोल्यूट नॉट p/r क्यू, और ये हो गया साइन थीटा। क्या हो गया? ये हो गया थर्ड। क्लियर? समीकरण फर्स्ट में सेकेंड और थर्ड का मान रख दो। समीकरण फर्स्ट में सेकेंड एवं थर्ड का मान रखने पर रख देंगे। तो रखने पर क्या होगा, बस तुरंत ई बराबर लिखोगे स्क्वायर रूट ई आर का मतलब हो गया 1/4π एब्सोल्यूट नॉट 2p/r क्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1/4π एब्सोल्यूट नॉट 2p/r क्यू साइन थीटा का होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग का जो ई आया वो आ गया। जो कॉमन आएगा ले लो। देखो ये सेम है। अच्छा, यहाँ लिखने में लगता है गड़बड़ा गया कुछ, साइन वाला में 2p नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, p होगा। तो इसमें ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा। और तो जो कॉमन आ रहा है फटाफट लिख ही देते हैं, है कि नहीं। तो लिख देते हैं बाहर करके। क्या करके? बाहर कर देते हैं एक ही बार। नहीं होगा बाहर? हाँ, तो रूट अंडर में स्क्वायर है ना, तो बाहर हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट लिख ही देते हैं, ठीक है ना। तो बाहर लिखते हैं 1/4π एब्सोल्यूट नॉट, और क्या है, p बाहर निकल जाएगा, r क्यू भी बाहर निकल जाएगा, है ना। अब जो बचा उसको लिख देना है 2 का स्क्वायर 4, है ना। 2 का स्क्वायर 4 और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। क्लियर हुआ यहाँ तक? हो गया। तो अब इसको एक में चेंज कर दो, कॉस में चेंज कर देते हैं इसको। तो ई बराबर हो जाएगा 1/4π एब्सोल्यूट नॉट p/r क्यू, और हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर को लिख दो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो ई बराबर 1/4π एब्सोल्यूट नॉट p/r क्यू, और हो गया 1 + 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से निरक्षीय किसी भी स्थिति में आ गया। अब ये किसी भी स्थिति सबके लिए लागू होता है। अगर थीटा का मान देखो, थीटा यही थीटा है जो बताता है अक्षीय की निरक्षीय, तो इसको उठा करके नीचे कर दो तो क्या हो जाएगा, अक्षीय। अक्षीय में थीटा का मान कितना हो जाता है? 0 डिग्री। क्या हो जाता है? अगर यहाँ 0 रख दे तो cos 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो 1 जब